हेलो। कैसे हैं आप सब? आई थिंक यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन एंड ऑफ कोर्स हैप्पी। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले हम लोग एक इम्पोर्टेंट एक मतलब मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरुआत करेंगे। तो बस वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, कि रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, देखना है चिरागों का सफर कितना है। तो शुरू करेंगे आज का क्लास। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, जैसा कि दो क्लास में हमने अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, उसके बारे में हमने उसके बारे में जाना कि इसके बारे में विदेशी इतिहासकार क्या कहते हैं, भारतीय इतिहासकार क्या क्या कहते हैं। उसके बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने हड़प्पा के बारे में देखा कि हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुए थे। तो हड़प्पा से कांसे का शंख का बना हुआ बैल, मिट्टी के बर्तन पे बने मछुआरे का चित्र, गेहूं जौ के दाने, विशाल अन्नागार, ये सभी हमें वहां से प्राप्त हुआ था। उसके बाद मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कपड़े का टुकड़ा, पशुपति मोहरों पे महाविद्यालय भवन, ये सब प्राप्त हुआ था। लोथल से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। उसके बाद जौ बाजरा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। उसके बाद यहाँ से युगल समाधि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और लोथल एक प्रमुख प्रमुख बंदरगाह भी था, जो मतलब गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद कालीबंगन हम लोगों ने देखा कि कालीबंगन जो है, यहाँ से कच्ची ईंटों के मतलब कि घर, यहाँ के जो अधिकांश घर थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे। उसके बाद यहाँ हलरेखा के साक्ष्य मिलते हैं, वहाँ टाइल्स के साक्ष्य मिलते हैं। वहाँ की जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी। हम लोगों ने पिछली क्लास में ये बताना भूल गया था कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और कालीबंगन जो है वो घग्घर नदी के किनारे स्थित है। तो आज का क्लास हम लोग फिर से और जो अन्य स्थल हैं उससे स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे बनावाली। बनावाली कहाँ है? तो बनावाली जो है भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। बनावाली भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है, और यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे। और कहाँ स्थित है? हरियाणा, हरियाणा में स्थित है। और यहाँ से क्या क्या चीज साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो यहाँ से मिट्टी के हल की आकृति का खिलौना, मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि हल के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। कृषि के लिए यहाँ के लोग हल का यूज करते थे, उसके भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। उसके बाद यहाँ मनुष्य एवं पशुओं की मूर्तियां मिलती है। मनुष्य एवं पशुओं की मूर्तियां मिलने से यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के लोग जो है पशुओं से काफी ज्यादा मतलब कि क्लोज थे, काफी ज्यादा उसको अपने साथ रखते थे, उसका उपयोग करते थे। पालतू पशु बनाते थे। ये सभी यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद यहाँ से तिल, सरसों एवं जौ का साक्ष्य मिलता है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ से हड़प्पा से देखा कि वहां से गेहूं के मतलब साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद हमने लोथल से देखा कि वहां से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, बाजरा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मतलब इन सब की खेती हो रही थी। उसके बाद हम लोग रंगपुर से बनावाली से देखते हैं कि यहाँ से तिल, सरसों एवं जौ के भी साक्ष्य मिलते हैं, मतलब इसकी भी खेती की शुरुआत हो चुकी थी सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ से बान का जो अगला हिस्सा है उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जो बान का जो अगला हिस्सा, नुकीला हिस्सा होता है, उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ के लोग जो है शिकार करने के लिए, चूंकि ये लोग युद्ध प्रिय नहीं थे, तो विशेष मतलब युद्ध के लिए तो इसका उपयोग नहीं करते होंगे, तो किसके लिए? शिकार के लिए ज्यादातर इसका उपयोग करते होंगे। किसका? तो बान का। तो इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं बनावाली देख लिया, अब हम लोग आते हैं रंगपुर। तो रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रंगपुर जो है रंगपुर पहली बात तो गुजरात में स्थित है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद क्या कहते हैं, रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? मादर नदी के किनारे। उसके बाद इसमें क्या क्या मिलते हैं? तो यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से भी चावल के साक्ष्य मिलते हैं। चावल के साक्ष्य अलावा कहाँ मिले थे? तो चावल के साक्ष्य इससे अलावा लोथल से प्राप्त हुए थे चावल के साक्ष्य। और कहाँ से प्राप्त होते हैं? रंगपुर से चावल के साक्ष्य। उसके बाद यहाँ कच्ची ईंट का बना हुआ एक दुर्ग मिलता है, मतलब कच्ची ईंट का बना हुआ दुर्ग मिलता है। इससे क्या प्रमाणित होता है? तो इससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के भी जो ज्यादातर मकान थे, यहाँ के भी जो दुर्ग बने हुए थे, वो कच्ची ईंटों के, मतलब यहाँ के लोग कच्ची ईंटों का उपयोग करते थे मकान बनाने के लिए, दुर्ग बनाने के लिए। इससे पहले हम लोगों ने कालीबंगन में देख चुके थे कि वहां के जो ज्यादातर मकान थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे। तो मतलब यह कुछ कुछ कालीबंगन से सिमिलर है। उसके बाद हम लोग अब आगे देखेंगे सूतकोटदा।
सूतकोटदा कहाँ है? तो सूतकोटदा भी जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल और सूतकोटदा था। लोथल यहाँ का सबसे प्रमुख बंदरगाह माना जाता था और सूतकोटदा को भी बंदरगाह के रूप में यूज करते थे यहाँ के लोग। उसके बाद सूतकोटदा जो है ये कच्छ के रन में स्थित है। सूतकोटदा जो है यह कच्छ के रन में स्थित है सूतकोटदा। उसके बाद यहाँ से क्या क्या चीज अवशेष प्राप्त होते हैं? यहाँ घोड़े की अस्थियां मिलती है संदिग्ध रूप में। मतलब संदिग्ध का होता है कि पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं हुई है, सिर्फ हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं। तो यहाँ से घोड़े की अस्थियां प्राप्त होती है। उसके बाद यहाँ से जो है कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिलता है। मतलब कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिलता है। इससे क्या प्रमाणित होता है? तो इससे प्रमाणित यह होता है कि यहाँ के जो लोग थे मृत शरीर के साथ कलश को भी मतलब दफना देते थे मृत शरीर के साथ। इसके साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं कि जब लोग मृत हो जाते मतलब मर जाते थे तो उसके साथ लोग मतलब जो है कलश को भी दफना दिया जाता था। इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो कब्रिस्तान से कलश समाधान के भी साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे धौलावीरा। तो धौलावीरा हम लोग देखेंगे। धौलावीरा कहाँ है? तो यह भी गुजरात, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह लूनी नदी के किनारे स्थित है। यह लूनी नदी के किनारे स्थित है। और हम लोग धौलावीरा के बारे में एक इम्पोर्टेंट जानेंगे कि 2021 में इसको विश्व की जो यूनेस्को की विश्व धरोहर जो स्थल है उसमें इसको घोषित किया गया है धौलावीरा को यूनेस्को में 2021 में। कब किया गया है? 2021 में। उसके बाद हम लोग यहाँ जानेंगे इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। तो यहाँ जल का सबसे उत्तम प्रबंधन मिलता है। यहाँ से जल का सबसे उत्तम प्रबंधन कहाँ से मिलता है? तो धौलावीरा से। उसके बाद यहाँ से स्टेडियम का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से जल का सबसे उत्तम प्रबंधन का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से स्टेडियम का भी साक्ष्य मिलता है। उसके बाद यहाँ से विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता है, तो उसी के कुछ सिमिलर यहाँ से विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। कहाँ से? तो धौलावीरा से। उसके बाद यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले 10 चिन्ह एक साथ मिलते हैं। हड़प्पा लिपि को चूंकि पढ़ा नहीं जा सका था, लेकिन इसके जो आकार वाले 10 मतलब बड़े 10 चिन्ह जो है यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो हम लोगों ने देखा बनावाली, रंगपुर, सूतकोटदा, धौलावीरा। अब हम लोग जानेंगे यहाँ की नगर योजना कैसी थी। जो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना है वो कैसी थे। तो एक हम लोग और पहले चनहुद्रो पढ़ लेते हैं, ठीक? उसके बाद हम लोग ये सब स्टार्ट करेंगे। चनहुद्रो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद तो चनहुद्रो की बात की जाए चनहुद्रो से क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं? तो चनहुद्रो से जो है पहली बात यहाँ से दवात के साक्ष्य मिलते हैं। जो इंकपॉट होता है उसके साक्ष्य मिलते हैं, दवात के साक्ष्य। उसके बाद यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है खिलौने के साक्ष्य भी मिलते हैं। किसके? खिलौने के साक्ष्य। उसके बाद यहाँ से जो है चनहुद्रो से मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिलते हैं। मनके क्या होता है? तो मनके एक तरह से जो बड़े बड़े चमकीले पत्थर होते थे जो मोतियों के जो मतलब आभूषण में यूज किया जाता था उसको मनके कहते थे। तो हम लोगों ने देखा कि चनहुद्रो से दवात का साक्ष्य मिलता है और दवात का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से खिलौना का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से मनके बनाने के साक्ष्य मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? चनहुद्रो से। तो हमने ये सब स्थल देख लिया। अब हम जानेंगे नगर योजना, जल निकास प्रणाली कैसी थी, वहां के सड़कें कैसी थी। तो नगर योजना जो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख मतलब कि यहाँ की जो विशेषता है वो नगर योजना और इसकी जो जल निकास प्रणाली है वो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। और यह जो शहर है यह 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो था निचला शहर और एक पूर्वी शहर और एक पश्चिमी शहर।
पश्चिमी शहर को जो है निचला शहर कहा जाता था, और जो पूर्वी शहर था वहां पे ज्यादातर दुर्ग स्थित हुआ करते थे। तो नहीं सॉरी, पश्चिमी शहर पे जो है दुर्ग स्थित हुआ करते थे और पूर्वी शहर को निचला शहर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब कि बाहर से आए हुए जो दुश्मन थे उससे सुरक्षा करने के लिए दुर्ग का जो उपयोग किया जाता था, जो उसी स्थान पे स्थित थे। तो वह मतलब पश्चिमी मतलब जैसे कि ये शहर है तो इसका दो भागों में यह बटा हुआ था, एक तो था पश्चिमी शहर और एक पूर्वी। और ये जो पूर्वी पश्चिमी शहर था यहाँ दुर्ग स्थित हुआ करते थे और इसको निचला शहर कहा जाता था, यहाँ पे सभी आम जनता निवास करते थे। ओके, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ की जो जल निकास प्रणाली है, और यहाँ ये जो नगर योजना है ये ग्रिड प्रणाली पे स्थित थी। किस पे स्थित है? ग्रिड प्रणाली पे। ग्रिड प्रणाली का अर्थ क्या होता है? ग्रिड प्रणाली का अर्थ होता है कि नालियों का जाल और वो सभी एक जगह आकर के जो मिलते हैं उसी को ग्रिड प्रणाली कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ की जल निकास प्रणाली। यहाँ की जल निकास प्रणाली जो है इसको, यहाँ की जल निकास प्रणाली को सबसे जो व्यवस्थित बनाता था वो था ग्रिड प्रणाली। मतलब सभी जगह नालियों के ऊपर एक चैम्बर लगा हुआ था और सभी के घर के बाहर मतलब एक नालियां निकलती थी और उसके ऊपर उसको, और वो ढका हुआ होता था और सभी के ऊपर जो है चैम्बर लगा हुआ था। तो ये हम लोग देख लिए। उसके बाद सड़कें देखेंगे, यहाँ के सड़कें कैसे थे? तो सड़कें जो हैं ये एक दूसरे को समकोण पे काटते थे। कैसे काटते थे? एक दूसरे को समकोण पे, ऐसे सड़कें होते थे वहां के, और काफी ज्यादा चौड़े सड़कें यहाँ पे होते थे। तो आज हम लोगों ने देख लिया यहाँ की मतलब और भी जो प्रमुख स्थल थे वो सब हम लोगों ने, रंगपुर देख लिया, बनावाली देख लिया, चनहुद्रो देख लिया, ये सब हम लोगों ने आज देखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन या भी और भी जो इसकी प्रमुख इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम जानेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और जो भी त्रुटि होंगे आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ, और कृष्ण जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक बधाई। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।